जीत रहा है, जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। शुक्रिया ग्राम हरसेवकपुर के वासियों का जो यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया। मान सम्मान तो खैर पूरे पूर्वांचल में जब आते हैं तो एक अलग सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार के साथ पास आकर के सदियों बाद मिले हैं। तो शुक्रिया आप सभी का, उन सब साथियों का शुक्रिया जो लोग मुझे यहाँ सुन पा रहे हैं, उन सबका भी शुक्रिया जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, तमाम संतों के चरणों में नतमस्तक करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे आदर्श इस पीढ़ी को नई दिशा देने वाले फूले पेरियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब को मैं अपना आदर्श पेश करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, कुछ सवाल जवाब है आप लोगों से, जो मेरी बहनें सुनी है वो भी गौर से सुने। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो सब सुने, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सुने। वो व्यक्ति सुने जो कभी भूखा रहा है, वो मां सुने जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निरंतर प्रयास करती है, वो साथी सुने जो शोषण का शिकार हुआ है, वो साथी सुने जो गरीबी की व्यवस्था से जूझ रहा है, वो साथी सुने जो गोरखपुर में जब बरसात आ जाती है 2 से 3 फुट पानी के अंदर रहता है, वो साथी सुना। वो बहन सुने जो अखबारों के माध्यम से पूरे देश में होने वाला अत्याचार देखती है। वो बुजुर्ग सुने जो सारी उम्र मेहनत करने के बाद भी आज अपना वृद्ध जीवन काटने में सक्षम नहीं है, जीने में सक्षम नहीं है। इन सब बातों को बताने का कारण क्या है, ये आप सब लोगों को बताऊंगा। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे। मैं आपसे वोट की अपील करने नहीं आया। साथियों ने बता दिया केतली का निशान है। भारत देश का एक बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसका नाम भारत में नंबर 1 पर आता है। विदेश की टाइम मैगजीन ने अकेले भारतीय को जगह दी है अपनी मैगजीन के अंदर, जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। ये बताने के लिए आया हूं कि जब मैं सहारनपुर से चला यहां के लिए, तो मैंने सोचा कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ प्रचार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे। ये मैंने सोचा था। भाई मुख्यमंत्री हैं, उनका जिला है, उनकी विधानसभा है, तो मैंने सोचा गलियां पक्की होंगी, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मकान पक्के होंगे, घरों में शौचालय होगा। 65-75 गाड़ी जिसकी वो साइड कर ले, किसी आने जाने वाले साथी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सोचा कि लोग नशे से दूर जा रहे होंगे, लेकिन जब यहां आया तो देखा कि यहां वो व्यवस्था है कि बच्चों के रोजगार छोड़िए, बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब सवाल ये है, जिन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है वो क्यों नहीं है? आजादी के बाद भी क्या हमें अधिकार नहीं है अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का? क्या हमें अधिकार नहीं है कि बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के अच्छी अच्छी नौकरियों पर बैठे, अच्छे अच्छे व्यापार करें, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके? क्या अधिकार नहीं है जनता को अच्छे अच्छे रास्तों पर चलने का? क्या अधिकार नहीं है हम सबको अपनी बात रखने का? बिल्कुल। जब यहाँ प्रचार किया, कैंपेन किया, बहुत सारे साथियों से, व्यापारियों से, मजदूरों से, किसानों से बात हुई, उन्होंने एक बात कही कि भैया वोट तो आपको दे देंगे, आपके साथ नहीं जा पाएंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे। तो पता लगा कि जो राजनीति कभी पूंजीवाद, सामंतवाद पर स्थापित थी, वो राजनीति आज खास तौर से गोरखपुर के अंदर डरवाद पर स्थापित कर दी गई है, लोगों को डरा कर स्थापित कर दी गई।
बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बताएंगे, कहेंगे चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए इसलिए कि उनको ख्याति चाहिए, उनको प्रसिद्धि चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति भारत का आपका बेटा जिसका विदेश में नाम है, टाइम मैगजीन में नाम आता है, उसको किस चीज की प्रसिद्धि चाहिए? उनका चुनाव लड़ने का मन यहां से सिर्फ इसलिए था कि जो व्यक्ति लोगों को डरा कर रखता हो, जो बुलडोजर की बात करता हो, जो हर व्यक्ति को जो विरोध कर सकता हो उसको जेल भेजता हो, उसके सामने जाकर चुनाव लड़ूंगा जिससे गोरखपुर की जनता का उत्साह बढ़ सके, उत्तर प्रदेश की जनता का उत्साह बढ़ सके। कुछ घटनाएं याद होंगी, मनीषा वाल्मीकि हाथरस रेप कांड याद होगा, आजमगढ़ का मुन्ना पासवान कांड याद होगा, उन्नाव का यह कांड याद होगा, लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसानों की लाशें भी याद होंगी, सब लोगों को याद होगा, बिल्कुल याद होगा, भूले नहीं होंगे, भूलना भी नहीं चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि एक गरीब मजदूर किसान का बेटा भी कल खड़ा होकर के सदन में जाकर के अपने लोगों की गरीबों की आवाज उठा, इसलिए अधिकार दिया। लड़ाई समझिए, लड़ाई क्या है? लड़ाई रोजगार का अगर आप सवाल करते हैं तो लखनऊ के अंदर 59,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। पूछे जाकर वो किस जाति और किस धर्म के लोग थे जो वहां आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए जरा, जब कहीं अत्याचार होता है, बेटी के साथ गलत होता है, तो वो कौन लोग हैं जो उस बलात्कारियों के पक्ष में जनसभाएं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके समर्थन? वो लोग कौन? सोचिए, अगर आप वाकई भारत के नागरिक हैं, आप वाकई अपने देश से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि इस देश की उन्नति हो, तो जो बच्चे बैठे हुए हैं, जब तक इनकी उन्नति नहीं होगी भारत की उन्नति नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती, आपकी विधानसभा की उन्नति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इतने सारे सरकारी पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये रोजगार का ठीकरा फोड़ने वाले लोग कहां चले गए? हमने तो सोचा था कि शायद गोरखपुर को स्पेशल व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की होगी कि वैकेंसी निकाल कर गोरखपुर के लोगों की भर्ती ज्यादा की होगी। घूमने से अब तक एक रोजगार किया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये बताओ कि भैया मुझे रोजगार मिल गया। अभी मैं कुछ बस्तियों में गया तो मैंने देखा, हमने सोचा, एक कहावत चली आई कि सड़कों में गड्ढे हैं, कि भाजपा सरकार में सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन जब मैं उन मोहल्ले में पहुंचा पता लगा वहां ना सड़कें हैं ना गड्ढे हैं, वहां तालाब है और जो कच्चे रास्ते वहां पर हैं उसकी सारी मिट्टी तालाब में चली गई है और वहां दूसरे दिन कोई ना कोई बच्चा उस तालाब में गिरता रहता है, ये पता चला। सोचिए आप लोग, समझिए आप लोग, मैंने पहले ही कहा वोट मांगने नहीं आया, मैं तो समाज के लोगों से, भारत के लोगों से, विधानसभा के लोगों से बात करने आया हूं कि जिस भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जहां रहता हो, जहां से चुनाव लड़ रहे हो, उस विधानसभा की स्थिति में अब तक कोई विकास ना हो पाया हो, तो क्या वो लोग इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं योगी जी ने विकास किया, अभी टीवी न्यूज चैनलों पर खूब चल रहा कि योगी जी ने विकास किया। मैं भी कह देता हूं, हाँ विकास किया, विकास किया है, शोषण में विकास किया है, लोगों को डराया है, इसका विकास किया है। भारत उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं, इसका विकास किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं, इसका विकास किया है। रोजगार का विकास नहीं किया, बच्चों की शिक्षा पर कोई काम नहीं किया, गरीबों की रोटी की व्यवस्था कोई नहीं की, रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की? हमारा बुजुर्ग सारी उम्र मजदूरी करते हैं, ठेली लगाते हैं, टायर पंचर का काम करते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। आज भी मैं गांव-गांव जाकर सर्वे जब किया तो पता लगा वृद्धावस्था की पेंशन उनकी विधानसभा में बहुत चुनिंदा महिलाएं मिली जिनको वृद्धावस्था की पेंशन मिलती। क्या ये सही है? इसको राजनीति कहते हैं। इससे देश उन्नति की ओर जाएगा। रोजगार के लिए बच्चे से पूछा कि कुछ व्यवस्था हुई है, जो कई करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, कितने करोड़ रोजगार दिया जाएगा, तो पता लगा रोजगार के नाम पर सिर्फ ठेंगा हम लोगों को दिया गया। हम वो लोग हैं जो समय के इस सूबे के तानाशाह मुख्यमंत्री के खिलाफ यहां आकर खड़े हो गए और ये कहा है उनको कि देखिए हम सिद्धांतिक लोग हैं, आज तक हमें कोई बेच नहीं पाया। आप नहीं जानते, इसलिए जो मेरे साथ लोग आए इसमें कहां के लोग बैठे हैं, यहां सारे राष्ट्रीय लीडर बैठे हैं। MS आर्य जी को आपने सुना, आजाद समाज पार्टी लीगल विंग के राष्ट्रीय लीडर हैं साहब, रिटायर्ड है क्लास 1 अफसर से,
आजाद समाज पार्टी के राजकुमार जी कोर कमेटी सदस्य हैं। यहाँ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के लोग इस विधानसभा पर आए हैं। अगर आपके गांव में कोई व्यक्ति हो तो हमारे कार्यालय जाकर पूछे, हमारे कार्यकर्ता से पूछे कि वो यहाँ कैसे आए, किस लिए आए, क्या पैसे देकर बुलाए गए हैं, तो हर व्यक्ति का जवाब होगा कि जिस गद्दे पर वो सो रहे हैं, जो खाना वो खा रहे हैं, वो सब उनके खुद के पैसे का है। वो एक भी पैसा किसी से लेकर नहीं आए हैं, खुद अपने पैसे का कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस व्यक्ति के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर खड़ी हो गई हो, पूरे देश से लोग आने के लिए ललायित रह रहे हो, इतनी सारी बहनें आई हैं चुनाव लड़ाने के लिए, तो सोचिए उस व्यक्ति को अगर आप एक बार जिता कर भेज देते हैं तो क्या आपके क्षेत्र की स्थिति नहीं सुधरेगी? क्या कोई बुजुर्ग बिना पेंशन के रह पाएगा? क्या रोजगार के व्यवस्थाएं नहीं खुलेंगी? क्या लोगों को लोन अपना काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। मैं परसों कैंपेनिंग कर रहा था तो मैंने एक झील देखी। मैंने पूछा भाई ये क्या है? साहब ने कहा साहब ये पोखर है, तालाब है। हमने कहा इसमें क्या होता है? इसमें मछली पाली जाती है। तो हमें पता लगा 2 करोड़ रुपए उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए आए हैं। साथियों ने बताया साहब इसके 2 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए आए हैं। तो हमने पूछा कि इसका सौंदर्यीकरण हुआ कहाँ है? कोई पेड़ या कुछ इसमें कोई ऐसा फुहारा लगा हुआ नहीं है। समझिए वो जो तालाब है, अगर उस तालाब का ठेका आप लोगों को दे दिया जाए, आप इतने मेहनती लोग हैं, और आपको लोन दे दिया जाए, तो उस तालाब में एक साल में कई करोड़ रुपए की मछली आप पैदा कर कर बेच सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, वो नहीं करेंगे, क्योंकि सदियों से उन्होंने गरीब को बहुत ज्यादा गरीब बनाया है, अमीर को बहुत ज्यादा अमीर बनाया है। जो लोग सुन रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। मैं लेकर चलता हूं अंग्रेजों के टाइम पर, कि जब अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेज यहां पर आए थे। कैसे अंग्रेज यहां पर आए थे, किस लिए आए थे, क्यों आए थे? अंग्रेज यहां आए थे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के चक्कर में उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बनाया। आपको नहीं लगता कि ये जो सरकार यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भी उन अंग्रेजों की तरह यहाँ व्यापार कर रही है? ये इतने बड़े बड़े जब मॉल खुले तो नहीं लगता केले बेचने वाले, आलू बेचने वाले, प्याज बेचने वालों के काम खत्म हो गए? नहीं लगता आपको? आपको नहीं लगता कि किसान चावल पैदा करता है, 10 रुपए किलो बेचता है, और अडानी अंबानी उस पर मोहर लगा करके उसको 400-500 रुपए किलो बना देते हैं? आपको नहीं लगता जिस गैस सिलेंडर की कीमत 300-400 रुपए हुआ करती थी, आज वो 1000 के पास जा रहा है? ये महंगाई कहां से आ रही है? ये पुनः इस देश के अंदर 2 समुदाय का जन्म हो रहा है। पहले इन्होंने देश जाति धर्म के नाम पर खूब तांडव किया है, अब इस देश में 2 समुदाय का जन्म हुआ है। एक समुदाय वो जो गरीब समुदाय, एक समुदाय वो जो गरीब समुदाय है, जो रोटी के लिए पूरे दिन मेहनत करता है, लड़ता है, रात को जब सोता है तो सुबह की चिंता उसको रहती है रोटी कैसे मिलेगी। और एक समुदाय वो जिसके पास अथाह धन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अथाह संपत्ति, एक समुदाय वो। सवाल ये है कि जो व्यक्ति, जो समुदाय रोटी के लिए लड़ रहा है, क्या उसको खड़े होकर चलने का, उसको उन्नत होने का, उसको अच्छे घर में रहने का, उसको अच्छी जगह रहने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। उन अधिकारों के लिए ही हमारी लड़ाई है, और उन अधिकारों की लड़ाई के लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक पदाधिकारी अपने तन मन धन के साथ समर्पित, बिल्कुल समर्पित। आज यहाँ पूरे भारत के लोग हैं गोरखपुर के अंदर, ये तय है, ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए, भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ से जीत कर जाएंगे, नहीं तो सीख कर जाएंगे, ये समझ लीजिए। रही हार और जीत की बात, यहाँ सभी वर्ग के लोग मुझे सुन रहे होंगे। मैं दावे से कहता हूं, किसी बहन को कभी कोई परेशानी आए, कोई ना सुने तो 1-1 मिनट का वीडियो बनाकर डालिएगा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से मदद चाहिए, अगले 1 घंटे में मदद पहुंचेगी। वो चाहे लड़ाई योगी के खिलाफ हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के खिलाफ हो, किसी के साथ जो अत्याचार हो, वो उसे लगने लगे कि देश से कानून खत्म होता जा रहा है, तो 1 मिनट का वीडियो या मेरे किसी भी कार्यकर्ता पर फोन कीजिएगा, किसी समुदाय का हो, अगर वो पीड़ित है, शोषित है, तो 2 घंटे के अंदर व्यवस्था की जाएगी, उसका साथ दिया जाएगा। वो चाहे आंदोलन हो, चाहे यहाँ की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी को हिलाने की बात किया जाएगा। ये किया है पहले। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के अंदर जो जो आर्टिकल दिए हैं उनका पालन करते हैं। ये मुझे यहाँ बोलने की आजादी भी आर्टिकल 19 देता है,
सबको आजादी देता है, आपको भी देता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए दिया था कि जब आपके साथ अन्याय अत्याचार हो तो आप अपनी बात को मजबूती से रख सके, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। तो मेरा निवेदन है, अब आप सोचिएगा, ये काम आपका है, बिल्कुल आपका है। आप सोचिएगा, आपके यहाँ जब कोई वोट मांगने से पूछिएगा कि जो शिक्षा हमारे बच्चों को उन्नत होने के लिए मिलनी चाहिए थी, जो फ्री होनी चाहिए थी, फ्री में भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी, क्या वो बच्चों को हमारी शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही? ये सवाल पूछिएगा। जो सवाल का जवाब दे, आप वोट उसको दे दीजिएगा। हम तो नए लोग अभी राजनीति में हैं। दूसरा सवाल कि जब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 रुपए का पर्चा बनाकर जाते हैं और दवाई फिर हमें 500 की बाहर से लेनी पड़ती है, तो उसका बजट आता है सरकारी हॉस्पिटल का, वो कहां जाता है? इसका जवाब जरूर पूछिए। एक जवाब ये भी पूछेगा, सरकार साहब आपकी है, हमारे गली खरोंजे और इस विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं जहां घर में शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है, महीनों तक तालाब में डूबा रहता है कि साहब इसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? जो इसी चीज का सवाल का जवाब दे दे, उसको वोट दे दीजिए। पूछिएगा मेरे बेरोजगार साथी कि साहब अगर हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है और आपको लगता है कि रोजगार देने में देरी है, तो हमारे लिए भत्ते की व्यवस्था करनी चाहिए थी, या फिर हमारे लिए कोचिंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो बजट में भी पास होती है। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो इसी चीज का सवाल का जवाब दे दे, उसको वोट दीजिए। मैं तो सिर्फ एक बात आपसे करूं, पहली बार आजाद समाज पार्टी कांसीराम के लोग चुनाव में उतरे हैं, सिद्धांतिक तौर पर चुनाव में उतरे हैं। आंदोलन करने वाले, लड़ने वाले लोग चुनाव में उतरेंगे। जीत हार का तो पता नहीं, क्योंकि आडंबर को नहीं मानते, भविष्यवाणी नहीं करते। हम जीते तो पहले गरीबों के लिए यहां संसद में, विधानसभा में कानून बनेंगे, जब विधानसभा चलेगी, वरना उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं चलेगी अगर जीता करेंगे। और अगर ना जीते तब भी यहाँ की सड़कें नीली करेंगे और इनको बताएंगे पहले गरीबों की व्यवस्था बनाओगे, तब जाकर के ये देश चलेगा। अदरवाइज पूंजीपति की व्यवस्था बनाओगे तो व्यवस्था को चलने नहीं देंगे, ये इनको बताएंगे। डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये जितने लोग हैं यहाँ, डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन हकीकत, सच्चाई बताते हैं, सच्चाई सुननी चाहिए। विरोधियों को भी सच्चाई सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। भारत की उन्नति कहीं से हो सकती है तो यहाँ के शोषित वंचित वर्ग से हो सकती है, यहाँ के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों की उन्नति से हो सकती है, अन्यथा भारत की उन्नति नहीं हो सकती। हमने मैनिफेस्टो दिया है, मैनिफेस्टो बंटवा दीजिएगा, उस मैनिफेस्टो को पढ़िएगा। उस मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो बुजुर्ग माओ के लिए, बुजुर्ग पिताओं के लिए, बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए व्यवस्था की गई है। बेरोजगार युवकों के लिए भी व्यवस्था की गई है, लोन की व्यवस्था की गई है। अगर हम जीत कर जाते हैं तो विधानसभा में बैठकर इन कानूनों का पालन यहाँ की विधानसभा को, सरकार को करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, मजबूती से करना पड़ेगा। वरना हमारे पास माध्यम है अपनी बात रखने का, सोशल मीडिया और मीडिया। हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे, हम सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। और एक दिन इस देश की व्यवस्था को बदल कर रहेंगे। जो व्यवस्था पूंजीपति पैसे वालों के हाथ में आज पैरों में चली गई है, उस व्यवस्था को खींच कर लाएंगे और काबिल लोगों को, जो लोग काबिल है, जो राजनीति कर सकते हैं, उन लोगों को उठाकर यहाँ की विधानसभा और संसद में भेजेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगे और आप सोचेंगे और विचार करेंगे वोट किसको देना है, लड़ने वाले लोगों को देना है या फिर मारने वाले लोगों को देना है। लास्ट बात कहूंगा भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, आवाज थोड़ी अक्खड़ है, बैतों की भाषा का ज्यादा प्रयोग होती है। किसी को मेरे शब्दों से परहेज हो या किसी को बुरा लगा हो, उससे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, क्योंकि लैंग्वेज इतनी जल्दी मैं नहीं बदल सकता, उसके लिए माफी चाहूंगा। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। हाथ खड़े करके बताइए मेरी बातों से कितने लोग सहमत हुए हैं। जो मैंने कहा वो सच है, झूठ है? भाई मेरे भाई पीछे भी खड़े हैं, बहनें भी खड़ी है, माँ भी खड़ी हुई है, बताइएगा आप खड़े। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। जय भीम।